चीन की सेना के सामने भारत ने बोफोर्स की तैनाती कर दी है। एलएसी पर जारी टकराव के बीच भारत ने बोफोर्स तोप की तैनाती कर दी और इसके साथ ही एलएसी पर पुल और सड़कें बनाने का काम भी जारी है। यही नहीं, अनंतनाग में लड़ाकू विमानों की लैंडिंग के लिए 3 किलोमीटर लंबी हवाई पट्टी भी तैयार कर दी गई। आज तक को मिली एक्सक्लूसिव तस्वीरों में आप बोफोर्स तोप की तैनाती देख सकते हैं। एलएसी पर बोफोर्स की तैनाती यानी अपने आप में ये एक संदेश चीन को भी, और ये भारत की कूटनीति ही है जिसके बाद चीन की सेना को 2 किलोमीटर पीछे हटना पड़ा है। कंट्रोल पर चीन की तरफ से घुसपैठ के बाद अब भारतीय सेना ने भी कड़े उपाय और कदम उठाए हैं। जहां एक तरफ चीनी सेना के साथ साथ भारतीय सेना ने भी अपने सैनिकों की तादाद लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर बढ़ा दी है, उसके साथ साथ अब पहली बार बोफोर्स तोपों को लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के फॉरवर्ड इलाकों में रवाना किया जा रहा है। आज तक को मिली जानकारी के अनुसार ऐसी 60 तोपें हैं जिनको लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर तैनात किया जाना है और पिछले 2 दिनों से उन्हें लेह से लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के इलाकों में पहुंचाया जा रहा है। इतना ही नहीं, बल्कि कश्मीर में जो जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग है उसके बगल में बीजबिहाड़ा के पास एक इमरजेंसी लैंडिंग स्ट्रिप वायुसेना की तरफ से भी तैयार की जा रही है, जिस पर इमरजेंसी के हालात में जो वार प्लेन्स या जेट्स हैं वो वहां पर उड़ान भी भर सकते हैं और उतर भी सकते हैं। तीसरी महत्वपूर्ण बात जो कदम सरकार की तरफ से उठाया जा रहा है वो है सड़कों का निर्माण। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पास कई सारी सड़कें बन रही हैं जिनका काम सर्दियों में रुका था, फिर उसके बाद कोरोना वायरस और लॉकडाउन के चलते बंद था, लेकिन अब इन सड़कों पर निर्माण का काम तेजी से सरकार ने शुरू किया है। रूफ अहमद के साथ अशरफ वानी, श्रीनगर, आज तक। तो चीन के दरवाजे तक भारत ने बोफोर्स की तैनाती कर दी है और ये अपने आप में संदेश होते हैं दूसरे देश को भी पोजीशनिंग होती है जिसका अलग अलग स्तर पर भारत इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन अब बात करते हैं देश में कोरोना के आंकड़ों की। कुल मरीजों की संख्या 2,16,000 के पार पहुंच गई है। 24 घंटे में रिकॉर्ड 9,000 नए मामले सामने आए हैं। एक दिन में 260 लोगों की मौत हुई है कोरोना की वजह से। देश में कोरोना से अब तक 6,000 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। दिल्ली से लगी एनसीआर की सीमा पर सील का संग्राम जारी, लेकिन आंकड़े हम आपको दिखा रहे हैं इस वक्त। 24 घंटे के आंकड़ों की बात करें तो 9,304 मामले 24 घंटे में जो है वो सामने आए हैं। लेकिन महाराष्ट्र की तस्वीर देखिए, सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य, 74,860 कुल मामले और 2,587 लोगों की अब तक मौत हुई है। अकेले मुंबई में 43,000 के करीब आंकड़े पहुंच चुके हैं। और खबर अब दिल्ली बॉर्डर से, क्योंकि दिल्ली, नोएडा और गाजियाबाद की सीमा पर सख्ती है। आने जाने वालों की चेकिंग की जा रही है। हालांकि गुरुग्राम बॉर्डर पर आवाजाही आसान है। दिल्ली बॉर्डर को सरकार ने 1 हफ्ते के लिए सील किया हुआ है, जिसके खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में आज सुनवाई है। याचिका में दिल्ली सरकार के बॉर्डर सील करने के फैसले को चुनौती दी गई है। तो इस पर कोर्ट में क्या होता है, नजर हमारी बनी रहेगी। लेकिन इस बीच ये तस्वीरें आप देखिए, गाजियाबाद बॉर्डर से, गुरुग्राम बॉर्डर से, नोएडा बॉर्डर से। हालांकि गुरुग्राम से आवाजाही तुलनात्मक तौर पर आसान है। इस वक्त हम दिल्ली गुड़गांव बॉर्डर पर मौजूद हैं। मुख्यमंत्री केजरीवाल के आदेश के बाद दिल्ली की बॉर्डरों को सील कर दिया गया है। जैसा कि आप तस्वीरों में देख रहे हैं, क्योंकि पीक टाइम है, ऐसे में गाड़ियों का सिलसिला आना अब शुरू हो चुका है। धीरे धीरे गाड़ियां दिल्ली की तरफ बढ़ रही हैं। ये जो रास्ता है, जो गाड़ियां आ रही हैं, वो गुड़गांव से होती हुई दिल्ली की तरफ जा रही हैं। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री केजरीवाल ने ये कहा था कि 7 दिनों के लिए जो बॉर्डर है उनको सील कर दिया जाएगा। केवल उन्हीं गाड़ियों को जाने की परमिशन होगी जिनके पास प्रॉपर आईडी कार्ड या मूवमेंट पास होगा। लेकिन आपको बता दें, हम कल भी यहाँ मौजूद थे, अभी भी यहाँ मौजूद हैं। केवल फॉर्मेलिटी के नाम पे ही यहाँ पे चेकिंग हो रही है। कोई खास स्ट्रिक्ट तरीके से किसी का पास वगैरह नहीं देखा जा रहा है। मुख्यमंत्री केजरीवाल ने दिल्ली के लोगों से भी ये सजेशन मांगा था कि दिल्ली के लोग बताएं कि आखिर एक समय बाद जो बाहर के जो दूसरे स्टेट्स और शहरों के लोग हैं उनको दिल्ली में आने की इजाज़त दी जाए या नहीं दी जाए, क्योंकि दिल्ली में जो कोरोना के जो हॉस्पिटल्स हैं उनके बेड काफ़ी कम है। इन सब के बीच जो आदेश था वो कुछ खास का पालन नहीं हो रहा है। जो गाड़ियां हैं वो धीरे धीरे आ रही हैं, ट्रैफिक का वक्त है, धीरे धीरे जाम भी जो है लगना शुरू हो गया है। लेकिन चेकिंग के नाम पे फॉर्मेलिटी है, ज़्यादा कोई खास चेकिंग यहाँ पे देखने को नहीं मिल रही है। कैमरा पर्सन नासिर खान के साथ निखिल लखवानी, दिल्ली,
आज तक। दिल्ली सरकार ने अपने सभी बॉर्डर सील कर दिए हैं और इसको लेकर हाईकोर्ट में आज महत्वपूर्ण सुनवाई होनी है। इस वक्त मैं दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर पर मौजूद हूं। अगर यहां पर देखें तो यहां पर किसी तरह की कोई चेकिंग नहीं हो रही थी, लेकिन जैसे ही हमारा कैमरा पहुंचा है, वो पुलिसकर्मी अगर आप देखें वहां से बैठे हुए थे और वहां से उठकर यहां पर आने लगे और चेकिंग के नाम पर खाना पूर्ति यहां पर होने लगी। लेकिन ये दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर है और यहाँ से यूपी की सीमा वो शुरू हो जाती है, लेकिन यहाँ चेकिंग के नाम पर कुछ भी नहीं चल रहा है। जो गाड़ियां हैं वो देख पा रहे हैं बिना चेकिंग के आ जा रही हैं, यानी जो बॉर्डर सील है दिल्ली का ये केवल नाम मात्र को सील है, किसी का कोई पास चेकिंग नहीं यहाँ पर किया जा रहा है। और जबकि आपको बता दूं कि दिल्ली की तरफ से भी बॉर्डर सील है और गाजियाबाद प्रशासन ने भी बॉर्डर सील कर दिया है, केवल एसेंशियल सर्विस के लोगों को ही अलाउ है। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखें तो किसी तरह की कोई चेकिंग यहाँ पर होती दिखाई नहीं दे रही है। ये जरूर है कि जब हमारा कैमरा यहाँ पर पहुंचा है तो कुछ पुलिसकर्मी वो उठकर बॉर्डर की तरफ आ गए हैं। देश के अनलॉक होते ही अपराध भी अनलॉक हो गया है। दिल्ली में पायलट लुटेरों का शिकार बन गए तो नोएडा में भी अपराधी फिर से काम पर लग गए हैं। दिल्ली में पायलट से लूट, नोएडा में आधी रात को 2 एनकाउंटर, कानपुर में दबंग की फायरिंग। कोरोना के साथ साथ अपराध का वायरस भी फिर से बढ़ गया है और ये तस्वीरें उसकी गवाह है। एक वायरस की तरह एकाएक बदमाशों ने हमला कर दिया, दिल्ली में लूटपाट की वारदात को अंजाम दिया। दिल्ली में आईआईटी फ्लाईओवर के पास बाइक पर आई बदमाशों की टोली ने कार से जा रहे एक पायलट को लूट लिया, पायलट को चाकू से घायल भी किया। मास्क लगाकर आए बदमाश वारदात को अंजाम देकर आराम से फरार हो गए। दिल्ली से सटे नोएडा में भी आधी रात को अपराध ने दस्तक दी है। सेक्टर 16 में बदमाशों की पुलिस से मुठभेड़ हुई, एक घायल बदमाश को पुलिस ने पकड़ा है। इन्होंने एक बाइक को रोकने का इशारा किया, लेकिन वो बाइक रुकी नहीं। उन्होंने पीछा किया और ये न्यूज फ्लैश किया गया। बाकी आसपास की जो चौकी इंचार्जेस हमने घेराबंदी करी और ये इधर जहां हम लोग खड़े हैं इस रोड पे ये भागने का प्रयास किया। अपने आप को हीरा देके इसने पुलिस के टीम पे फायर भी किया और क्रॉस फायर में उसको वो घायल हुआ है। यूपी के बाकी शहरों में भी अनलॉक में बाहर निकले बदमाशों से पुलिस की मुठभेड़ हुई। मुजफ्फरपुर में पुलिस ने वांटेड अपराधी को एनकाउंटर के बाद धर दबोचा। सहारनपुर में भी एनकाउंटर के दौरान गोलियों की गूंज सुनाई दी। पुलिस ने 15,000 के इनामी बदमाश को गिरफ्त में लिया। अलीगढ़ में भी एनकाउंटर के दौरान 2 बदमाश पकड़े गए। कानपुर के कल्याणपुर में तो कोरोना के डर के बीच लोग क्रिकेट खेलने लगे। मैच के दौरान ही झगड़ा हुआ तो दबंग युवक ने 2 लोगों पर गोली चला दी। दोनों की हालत गंभीर है, अपराधी मौके से फरार हो गया। कोरोना की तरह अपराध का वायरस भी तेजी से फैल रहा है, इस पर भी लगाम लगाने की चुनौती है। दिल्ली से अरविंद ओझा और नोएडा से अनुज मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो। बात कोरोना की, कुल मामले देश में 2 लाख के पार जा चुके हैं, लेकिन वायरस का सबसे ज्यादा आतंक है मुंबई में। दिल्ली, अहमदाबाद भी सूची में आगे हैं। महाराष्ट्र में बीते 24 घंटे में 122 मरीजों की मौत हो गई। महाराष्ट्र में कोरोना से हाहाकार मचा है। यहां कोरोना मीटर की रफ्तार ने लोगों को खौफजदा कर दिया है। आंकड़े हर रोज एक नया रिकॉर्ड कायम कर रहे हैं। बुधवार को महाराष्ट्र में कोरोना से सबसे ज्यादा मौतें दर्ज की गई। बीते 24 घंटे में 122 कोरोना मरीजों ने दम तोड़ दिया, जबकि 2560 नए केस सामने आए। अब तक महाराष्ट्र में कुल मरीजों की संख्या 74,800 के पार पहुंच गई है। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई सबसे बड़ा कोरोना हॉटस्पॉट बना हुआ है। बीते 24 घंटे में मुंबई में 49 मरीजों के वायरस ने जान ले ली, जबकि 1276 लोग और संक्रमित हो गए। मुंबई में अब तक कोरोना से 1417 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि कुल 43,490 से ज्यादा लोग बीमार हैं। मुंबई के लिए चिंता की बात यह है कि यहाँ रिकवरी रेट करीब 43.18% का है, जबकि देश में रिकवरी रेट करीब 50% है। उधर मुंबई बेहाल है तो दिल्ली का भी कोरोना से खस्ता हाल है। राजधानी का कोरोना मीटर जिस रफ्तार से बढ़ रहा है, उसने हर दिल्ली वाले के माथे पर
चिंता की लकीरें खींच दी हैं। बुधवार को दिल्ली में कोरोना के सबसे ज्यादा मामले सामने आए। बुधवार को अकेले एक दिन में 1513 मामले दर्ज किए गए। 24 घंटे में दिल्ली में कोरोना से 9 मरीजों की मौत हो गई। दिल्ली में अब तक कोरोना के कुल मरीजों की संख्या 23,645 तक जा पहुंची है और मौतों का आंकड़ा 606 हो गया है। कोरोना के तेजी से बढ़ते मामलों को देखते हुए दिल्ली सरकार ने 3 निजी अस्पतालों को कोविड अस्पताल घोषित कर दिया है। इनमें मूलचंद अस्पताल में कोरोना मरीजों के लिए 140 बेड, सरोज सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में 154 बेड और सर गंगाराम अस्पताल में 508 बेड का इंतजाम किया गया है। गुजरात में भी कोरोना का कोहराम थम नहीं रहा। बीते 24 घंटे में यहां 485 नए मामले बढ़े, जबकि 30 मरीजों की मौत हो गई। गुजरात में कोरोना मरीजों की संख्या 18,000 को पार कर गई है, जबकि 1,122 लोग वायरस से जंग हार चुके हैं। लेकिन तसल्ली की बात यह है कि यहां रिकवरी रेट 67% से ज्यादा है। गुजरात से गोपी घांघर और दिल्ली से पंकज जैन के साथ साहिल जोशी, मुंबई आज तक। केरल में गर्भवती हाथी की मौत का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। मामले की जांच के आदेश दे दिए गए हैं। जिन लोगों ने अनानास में विस्फोटक रखकर हाथी को खिलाया था, उनकी धरपकड़ की कोशिश तेज कर दी गई है। नफरत की दुनिया को छोड़ के प्यार की दुनिया में खुश रहना। केरल के मलप्पुरम की ये तस्वीरें इंसानियत को झकझोर देने वाली हैं। यहाँ एक गर्भवती मादा हथनी खाने की तलाश में जंगल के पास वाले गांव पहुंच गई, लेकिन वहां शरारती तत्वों ने अनानास में पटाखे भरकर हथनी को खिला दिया, जिससे उसका मुंह और जबड़ा बुरी तरह से जख्मी हो गए। वन विभाग के एक अधिकारी के मुताबिक विस्फोटक से उसके दांत भी टूट गए थे। इसके बाद भी मादा हथनी ने गांव में किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया और वो वेलियार नदी पहुंच गई, जहां 3 दिन तक पानी में मुंह डाले खड़ी रही। बाद में उसकी और गर्भ में पल रहे बच्चे की मौत हो गई। वन विभाग के अधिकारियों के मुताबिक हथनी की उम्र 14 से 15 साल रही होगी। वन विभाग के अधिकारियों को ये हथनी 25 मई को मिली थी। 27 मई को नदी में खड़े खड़े उसने दम तोड़ दिया। चीन के साथ टकराव की स्थिति बनी हुई है, लेकिन भारत के सख्त रुख के बाद चीन की सारी पैंतरेबाजी ढीली पड़ती जा रही है। इस बीच ट्रंप के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बातचीत के बाद चीन ने मुंह खोला है। चीन ने तीसरे पक्ष की मध्यस्थता को खारिज कर दिया है। लद्दाख में एलएसी पर अड़ गया भारत तो टूटने लगा ड्रैगन का गुरूर। ढीली पड़ने लगी शिन जिनपिंग की अकड़। अपनी सेना को जंग के लिए तैयार कहने वाले जिनपिंग के सुर बदल गए हैं। सारी चालें फेल होने लगी तो चीन ने द्विपक्षीय बातचीत का ढिंढोरा पीटा है। तीसरे पक्ष की बातचीत से अब इनकार किया है। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता झाओ लिजियान ने कहा, अब वहां स्थिति पूरी तरह से स्थिर और साफ है। चीन और भारत के पास सीमा से जुड़े तंत्र और संचार चैनल हैं। हमारे पास बातचीत के जरिए मुद्दे को सुलझाने की क्षमता है। किसी तीसरे पक्ष की मध्यस्थता की कोई जरूरत नहीं है। अभी तक चीन के अड़ियल रुख में एक बदलाव जरूर आया है और ये संकेत दिए गए हैं कि बातचीत के जरिए दोनों देश इस मामले को सुलझा देंगे। सूत्रों का कहना है कि गलवान में जहां अभी तक दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी थीं, वहां अब सैनिक कुछ कदम पीछे हट गए हैं। दरअसल भारत चीन के बीच गतिरोध के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पिछले हफ्ते मध्यस्थता की पेशकश की थी। Yeah, they have a big conflict going with India and China. Is that what you're talking about? Yeah? Yes. They have a big conflict going with India and China. Two countries with 1.4 billion people. Two countries with very powerful militaries. And India's not happy and probably China's not happy. I would do that. You know, I would do that if they thought it would help. If I were the mediator or the arbiter, I would do that. So we'll see. Go ahead. ट्रंप ने जितनी रफ्तार से मध्यस्थता की पेशकश की, उतनी ही रफ्तार से भारत ने साफ कर दिया कि इसमें किसी तीसरे पक्ष की गुंजाइश नहीं। चीन के साथ वो मसला खुद सुलझा लेगा। भारत
की भी यही कोशिश है कि तनाव किसी भी सूरत में न बढ़े, बल्कि मिलिट्री लेवल पर यदि बातचीत करनी है तो मिलिट्री लेवल पर बातचीत करके, डिप्लोमेटिक लेवल पर बातचीत करनी है तो डिप्लोमेटिक लेवल पर बातचीत करके उस मामले को सुलझाया जाना चाहिए। और इस समय मैं जानकारी देना चाहता हूं कि मिलिट्री लेवल पर और डिप्लोमेटिक लेवल पर इस समय चाइना के साथ बातचीत चल रही है। हालांकि चीन को ये कहने में वक्त लग गया। घमंडी चीन को ये लग रहा था कि वो भारत को झुकने के लिए मजबूर कर देगा, लेकिन कोरोना की वजह से पूरी दुनिया में बदनाम चीन के होश तब उड़े जब ट्रंप और पीएम मोदी की बातचीत की खबर सामने आई। मंगलवार को पीएम मोदी और ट्रंप के बीच फोन पर बातचीत हुई। दोनों नेताओं के बीच करीब 25 मिनट फोन पर बातचीत के बाद विदेश मंत्रालय ने बयान जारी कर कहा, पीएम मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप के बीच भारत चीन सीमा तनाव पर विचार विमर्श किया गया। इतना ही नहीं, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को G7 शिखर सम्मेलन के लिए अमेरिका आने का न्योता दिया। ट्रंप ने पीएम मोदी को बताया कि उनकी मंशा G7 के विस्तार की है। भारत का कद बढ़ता देख चीन के सुर बदल गए। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता झाओ लिजियान ने कहा, दोनों पड़ोसियों ने अपने नेताओं के बीच पहुंची अहम सहमति ईमानदारी से लागू की है। अमेरिका के जो प्रेसिडेंट उन्होंने काफ़ी हिंट्स दिए हैं फॉर साउथ चाइना सी एक्टिविटी। उन्होंने काफ़ी हिंट दिए हैं फॉर ट्रेड टू बी ब्लॉक्ड विद चाइना। उन्होंने काफ़ी हिंट दिए हैं WHO से निकलने के लिए। सो इन सबको देखते हुए उनका चाइना के प्रति रुख काफ़ी अभी एग्रेसिव है, एंड उसमें जो भी फ़ायदा भारत का होता है वो कूटनीति के हिसाब से हमने लेना चाहिए, चाहे हम उनके थ्रू लें, चाहे हम अपने रशियन कॉन्टैक्ट्स के थ्रू लें। 2017 में भी डोकलाम ट्रांजैक्शन में 73 दिनों के स्टैंड ऑफ के बाद चीन को पीछे हटना पड़ा था। इस बार भी वो पीछे हटेगा, लेकिन अपनी फजीहत करवाकर। अभिषेक भल्ला, दिल्ली, आज तक। भारत की कड़े रुख पर जब दुनिया की बड़ी शक्तियों ने साथ दिया तो चीन से रहा नहीं गया। तभी से वो सुलह के राग अलाप रहा है। लद्दाख पर जो गलती चीन ने की वो मानने लगा है कि आपसी बातचीत से हम इस विवाद को खत्म कर लेंगे। चीन बैकफुट पर आ गया है, तभी तो वो अब सुलह का राग अलाप रहा है। चीन के इस डर के पीछे कई वजह हैं। एक तो ये कि भारत अब चीन से आंख में आंख मिलाकर बात कर रहा है। दूसरा ये कि दुनिया के मानचित्र पर तिरंगे की शान ऐसी बढ़ी है कि चीन चिंतित हो उठा है। उसी का असर है कि ड्रैगन अब बार बार सुलह का राग अलाप रहा है। वो देख रहा है कि कैसे हिंदुस्तान को दुनिया के बड़े देशों का साथ मिला है। वो देख रहा है कि ट्रंप दिन रात भारत अमेरिका दोस्ती की मिसाल देते नहीं थक रहे। अभी 2 दिन पहले ही प्रधानमंत्री मोदी और ट्रंप में कई मुद्दों पर सार्थक चर्चा हुई। 2 जून को खुद पीएम ने ट्वीट कर बताया, मेरे दोस्त राष्ट्रपति ट्रंप के साथ मेरी उपयोगी बातचीत हुई है। हमने G7, कोविड-19 और अन्य मुद्दों पर बात की। भारत अमेरिका की बातचीत की गंभीरता कोविड-19 के बाद की वैश्विक व्यवस्था में अहम होगी। ट्रंप ने चीन के साथ जारी विवाद पर भी बात की। पीएम मोदी ने उनसे 2 टूक कह दिया कि भारत द्विपक्षीय स्तर पर इसे सुलझा लेगा। फिर ट्रंप ने पीएम मोदी को G7 में शामिल होने का न्योता भी दे डाला। ये चीन के लिए पहला बड़ा झटका था। बात सिर्फ यहीं नहीं रुकी। फ्रांस ने भरोसा दिया कि वो कोरोना संकट के बाद भी लड़ाकू विमान राफेल तय वक्त पर सौंप देगा। चीन को ये दूसरा बड़ा झटका था। तमाम मोर्चों पर तिरंगे की शान बढ़ी है तो चीन परेशान हो उठा है। उसे हिंदुस्तान की कोई चाल समझ में नहीं आ रही। दुनिया के मानचित्र पर भारत के दोस्तों की संख्या बढ़ी है तो चीन के दुश्मनों की। जैसे हम भारत है, फ्रांस है, ऑस्ट्रेलिया है, जो एक तरह से सोचते हैं, जिनकी विचारधारा डेमोक्रेसी की है, जो अथॉरिटेरियनिज्म को कहीं पर रिजेक्ट करती हैं, जो सोसाइटीज़, उनको साथ आना एक इम्पेरेटिव हो गया है। और भारत ने जैसे जैसे चीन का नेगेटिव इन्फ्लुएंस दुनिया भर में फैला है, भारत के संबंध इन देशों के साथ प्रगाढ़ हुए हैं। लद्दाख में ड्रैगन की गलती उसे भारी पड़ सकती है। चीन को पता है कि वक्त बदल चुका है। उसके डर के पीछे भारत की वही बड़ी कूटनीतिक जीत है। गीता मोहन के साथ मंजित नेगी, दिल्ली, आज तक।
डोकलाम के बाद भी चीन की चाल नहीं सुधरी। इस बार भी वो अंतर्राष्ट्रीय मर्यादा की सारे हदें लांघ गया। लद्दाख में टकराव को लेकर 3 स्तर की बातचीत हो चुकी है, लेकिन नतीजा नहीं निकला। अब चौथे स्तर की बातचीत 6 जून को होगी। इतिहास में ये पहला मौका है जब इस तरह के विवाद को लेकर लेफ्टिनेंट जनरल लेवल की बातचीत होगी। पहले स्तर की बातचीत फेल, दूसरे स्तर की बातचीत फेल, तीसरे स्तर की बातचीत फेल। लद्दाख में एलएसी पर चीन के साथ 3 दौर की बातचीत फेल हो गई है। बातचीत की शुरुआत लोकल कमांडर के स्तर पर हुई थी। लगा कि चीन को अपनी गलती का एहसास होगा, अपनी करतूतों पर उसे पछतावा होगा, लेकिन वो अड़ा रहा। फिर बातचीत ब्रिगेडियर के स्तर पर की गई ताकि तनाव को कम किया जा सके, लेकिन कहते हैं कि रस्सी जल गई लेकिन ऐंठन नहीं गई। दूसरे स्तर के बाद बातचीत तीसरे स्तर पर जा पहुंची, यानी दोनों तरफ से मेजर जनरल की बैठक हुई, लेकिन इस बातचीत का भी कोई नतीजा नहीं निकला। अब भारत और चीन सेनाओं की लेफ्टिनेंट जनरलों के बीच 6 जून को बातचीत होगी। इतिहास में ये पहला मौका है जब इतने बड़े स्तर पर किसी सैन्य विवाद को लेकर बातचीत होने जा रही है। अभी तक दोनों देशों के सेना के अधिकारियों में कई बार बातचीत के दौर हो चुके हैं, लेकिन कोई फैसला नहीं निकला। 3 बार मेजर जनरल रैंक के अफसर भी मिले, लेकिन बातचीत से मसला सुलझ नहीं पाया। अब पहली बार दोनों सेनाओं के लेफ्टिनेंट जनरल रैंक के अफसर मिलेंगे और उम्मीद रखेंगे कि इस मामले को सुलझाया जा सके। पहले भी सेक्टर लेवल पे बातचीत हुई थी, बट ये प्रॉब्लम रिजॉल्व नहीं हुआ था। आशा हम यही रखते हैं कि जब ये दोनों सीनियर ऑफिसर्स मिलेंगे तो कोई ना कोई सोल्यूशन निकलेगा, ताकि बॉर्डर एरिया में जो है पीस एंड ट्रैंक्विलिटी वो वहाँ पे ऑलवेज रहे। उम्मीद जताई जा रही है कि इस बातचीत में लेह में 14 कॉर्प कमांडर शामिल होंगे, लेकिन बातचीत के इस स्तर तक जाना चीन के प्रति शक को और गहरा देता है। ब्रिगेडियर और मेजर जनरल लेवल पे जो अभी 5-6 फ्लैग मीटिंग्स हो चुकी हैं लद्दाख में, वो उसमें कोई एग्रीमेंट नहीं हो पाया या कोई डिस्प्यूट रेजोल्यूशन नहीं हो पाया। दोनों गवर्नमेंट, भारत और चीन की गवर्नमेंट और डिप्लोमेटिक ऑफिसर्स की एक एग्रीमेंट हो चुकी है कि इस प्रेजेंट क्राइसिस या प्रेजेंट कन्फ्रंटेशन को एक मिलिट्री लेवल पे रिजॉल्व किया जाए। तो 6 जून की जो बातचीत होगी दोनों कोर कमांडर्स के बीच में, ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है दोनों देशों के लिए। 5 मई को पूर्वी लद्दाख के पैंगोंग झील पर दोनों पक्षों के सैनिकों के बीच झड़प हुई थी, जिसमें कई घायल हो गए। चीन के लिए बेहतर यही होगा कि वो अपनी हरकतों से बाज आए और जो गलतियां की हैं उसे समय रहते ठीक कर ले, क्योंकि ये न्यू इंडिया है। ये देश आंख झुकाकर नहीं, आंखें मिलाकर बातें करना जानता है। अभिषेक भल्ला, दिल्ली आज तक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच फोन पर बात हुई तो इसका संदेश चीन तक भी गया। विदेश मंत्रालय की तरफ से कहा गया है कि भारत और चीन अपने मुद्दों को आपसी बातचीत से सुलझाने में सक्षम है, और चीन की तरफ से ये बड़ा बयान है। दुनिया के सबसे बड़े और सबसे पुराने लोकतंत्र के मुखिया जब एक दूसरे से फोन पर रूबरू हुए तो कोरोना वाले चीन की हालत खराब होने लगी। मंगलवार को दोनों नेताओं ने फोन पर करीब 25 मिनट तक बात की। ये बातचीत तो दूसरे कई कूटनीतिक और मानवीय मुद्दों पर हुई, लेकिन 2 महाशक्तियों की दोस्ती से चीन को अपनी हैसियत का पता चल गया। नतीजा ये हुआ कि सरहद पर बीते 1 महीने से जोर जबरदस्ती और अवैध घुसपैठ करने वाले चीन के सुर बदल गए हैं। अब वो कह रहा है कि ये हम दोनों देशों का आपसी मसला है और हम बातचीत से सुलझा लेंगे। भारत चीन सरहद पर हालात स्थिर और काबू में हैं। दोनों देशों के पास सीमा से संबंधित बातचीत का पूरा तंत्र है। दोनों देश बातचीत के जरिए अपने मुद्दे को सुलझाने में सक्षम हैं। इस मामले में किसी तीसरे पक्ष के दखल की कोई जरूरत नहीं। दरअसल मंगलवार को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी को G7 की बैठक में शिरकत करने का न्योता दे दिया, जो इसी साल अमेरिका में होनी है। माना जा रहा है कि अमेरिका ने G20 की अहमियत को खत्म करने के लिए ये दांव चला है, जिसका सदस्य चीन भी है।
अमेरिका चाहता है कि G7 में भारत के अलावा रूस, दक्षिण कोरिया और ऑस्ट्रेलिया जैसे देश भी शामिल हों। लेकिन दोनों नेताओं की बातचीत सिर्फ G7 की बैठक तक सीमित नहीं रही, बल्कि असल मुद्दा तो चीन का उठाया विवाद है, जो पूर्वी लद्दाख में बीते 1 महीने से चल रहा है। वैसे भारत ने पहले ही साफ कर दिया था कि लद्दाख में वो चीन की दादागिरी को चलने नहीं देगा। भारत की भी यही कोशिश है कि तनाव किसी भी सूरत में न बढ़े, बल्कि मिलिट्री लेवल पर यदि बातचीत करनी है तो मिलिट्री लेवल पर बातचीत करके, डिप्लोमेटिक लेवल पर बातचीत करनी है तो डिप्लोमेटिक लेवल पर बातचीत करके उस मामले को सुलझाया जाना चाहिए। और इस समय मैं जानकारी देना चाहता हूं कि मिलिट्री लेवल पर और डिप्लोमेटिक लेवल पर इस समय चाइना के साथ बातचीत चल रही है। कोरोना के वायरस ने चीन को दुनिया की नजर में एक विलन बना दिया है। भारत के लिए चीन न सिर्फ कोरोना के कारण आंखों में खटकता है, बल्कि लद्दाख में जब तब उसका नियंत्रण रेखा का अतिक्रमण भी तनाव का कारण बनता है। इस बीच दुनिया की राजनीति तब गर्मा गई जब कुछ दिनों पहले ही अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत और चीन के बीच मध्यस्थता की इच्छा जताई थी। Yeah, they have a big conflict going with India and China. Is that what you're talking about? Yeah? Yes. They have a big conflict going with India and China. Two countries with 1.4 billion people. Two countries with very powerful militaries. And India's not happy and probably China's not happy. I would do that. I would do that if they thought it would help. If I were the mediator or the arbiter, I would do that. So we'll see. Go ahead. हालांकि भारत के रुख से साफ है कि वो चीन से अपने सीमा विवाद को अपने दम पर हल कर लेगा। वैसे अब दोनों देशों के बीच सुलह समझौते की एक नई बातचीत शुरू होने वाली है। सूत्रों के मुताबिक इस बातचीत का स्तर और ऊंचा होगा। दोनों तरफ के लेफ्टिनेंट जनरल रैंक के अफसर आमने सामने होंगे। मुलाकात और बातचीत की तारीख 6 जून को तय की गई है। इससे पहले मेजर जनरल रैंक के अफसरों की 3 बार बैठक हो चुकी है, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। लद्दाख पर चीन की हरकतें अब उसके लिए भारी पड़ रही हैं। अमेरिका का रुख भी बताता है कि वो LOC पर चीन की घुसपैठ से खुश नहीं है। ऐसे में 6 जून से होने वाली बातचीत के सकारात्मक नतीजों का इंतजार है। दिल्ली से अभिषेक भल्ला के साथ आज तक ब्यूरो। भारत के बुलंद हौसले के आगे चीन ने डोकलाम में घुटने टेक दिए। इतिहास गवाह है कि 1962 की लड़ाई को छोड़कर भारत ने चीन को हर बार मुंह तोड़ जवाब दिया है। भारत की ताकत का अंदाजा चीन को नहीं। चीन अक्सर 1962 की लड़ाई की याद दिलाता है। वो भूल जाता है कि कैसे उसने धोखे से हमला किया था। वो भूल जाता है कि उसी हिंदुस्तान ने महज 5 साल के अंदर ही 62 का बदला लद्दाख में लिया था। चीन को भारतीय जवानों ने परास्त किया था। उन्नीस 1967 में सिक्किम के मोर्चे पर भारतीय सेना ने चीन के खिलाफ 2 भयंकर लड़ाइयां लड़ी थीं। तब महज 4 दिन में चीन के 400 सैनिकों को ढेर कर दिया गया था। यही नहीं, चीन को उसकी सीमा में 3 किलोमीटर पीछे तक धकेल दिया गया। उस वक्त भी चीन अपने गुरूर में सिक्किम में घुस आया था और बंकर बनाने शुरू कर दिए थे। लेकिन भारत के पलटवार ने चीन को 3 दिनों के भीतर ही मैदान छोड़ने पर मजबूर कर दिया था। तब सिक्किम भारत का हिस्सा नहीं था, लेकिन उसकी सुरक्षा भारत की जिम्मेदारी थी। 1975 में इंदिरा गांधी के नेतृत्व में सिक्किम का विलय भारत में हुआ। चीन और नेपाल दोनों इस विलय का विरोध कर रहे थे। चीन को दूसरा झटका 1987 में लगा। अरुणाचल प्रदेश के तवांग में बर्फ पिघलने के बाद भारतीय सेना पहुंची। तब तक चीन के सैनिकों ने वहां अपने तंबू लगा दिए थे। लेकिन आंख दिखाने वाले चीन को आंख दिखाकर भारत ने पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। आर्मी चीफ जनरल सुंदर जी थे, उन्होंने एक्सरसाइज करी एक चेकर बोर्ड, और हमने हेलीकॉप्टर के जरिए जल्दी से जाके सुमदरोंग एक जगह है, वैली है वो, हमने वहाँ पर डिप्लॉयमेंट किया। चीन वाले भी आगे, उन्होंने एतराज़ भी किया, उनकी भी सामने डिप्लॉयमेंट हो गई, और वो एक किस्म की मुठभेड़ काफ़ी लंबे अरसे तक चली। आखिरकार चीन वाले पीछे हट गए।
तो सुमदरोंगचू की जो मुठभेड़ थी वो ब्लडलेस थी, वहाँ कोई शूटिंग नहीं हुई, कोई फायरिंग नहीं, सिर्फ आंख दिखाने वाली बात थी, और उसमें भी भारत का अपर हैंड रहा। वो चीन 2017 का डोकलाम विवाद कैसे भूल सकता है। 1967 की तरह वो भूटान के इलाके डोकलाम में सड़क बनाने आ पहुंचा था, लेकिन भूटान ने एक अपील की और भारतीय सेना ने ड्रैगन को उसकी औकात दिखा दी। 2.5 महीने के गतिरोध के बाद चीन को पीछे हटना ही पड़ा। ऐसे में चीन को समझ लेना चाहिए कि भारत अपना हक तिल भर भी नहीं छोड़ेगा। चीन को लद्दाख में भी पीछे हटना ही पड़ेगा। मंजीत नेगी, दिल्ली, आज तक। अमेरिका में पुलिस बर्बरता में अश्वेत की मौत का बवाल अब एथेंस पहुंच गया है। एथेंस में अमेरिकी दूतावास के पास बड़ा प्रदर्शन हुआ। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर बम भी फेंके। पेट्रोल बम से हमला, सड़क पर आगजनी, अमेरिकी दूतावास के बाहर बवाल, सड़क पर बवाल मचा है, आग की लपटें उठ रही हैं। एक तरफ पुलिसकर्मी हैं, दूसरी तरफ वो भीड़ जिसके हाथ में पेट्रोल बम है। आग के ये गोले पुलिस की तरफ फेंकने वाले प्रदर्शनकारी पूरी तरह बेकाबू हैं। उनका गुस्सा एथेंस की सड़कों को जला रहा है। ये प्रदर्शन दुनिया के सबसे ताकतवर देश के खिलाफ हो रहा है। एथेंस में अमेरिकी दूतावास के बाहर हजारों प्रदर्शनकारी जुट गए। हाथ में पेट्रोल बम लेकर दौड़ रहे ये लोग पुलिस पर जलते गोले फेंक रहे हैं। गुस्से की आग में एथेंस धधक रहा है। सड़क धुआं-धुआं हो गई है। हिंसा की आग लगाने वाले प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए एथेंस की पुलिस को आंसू गैस का इस्तेमाल करना पड़ा। अमेरिकी दूतावास की तरफ बढ़ रहे 3000 प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए भारी पुलिस बल तैनात किया गया। प्रदर्शनकारियों ने हाथ में ब्लैक लाइव्स मैटर्स और आई कैन ब्रीथ जैसे नारों के साथ मार्च किया। एथेंस में उठ रही प्रदर्शन की आग के पीछे अश्वेत अमेरिकी नागरिक जॉर्ज फ्लॉयड की मौत है। फ्लॉयड की मौत के खिलाफ हो रहे प्रदर्शन की आग अब अमेरिका के बाहर तक पहुंच गई है। उधर अमेरिका के अंदर भी प्रदर्शन भीषण होता जा रहा है। मिनीपोलिस में हिंसक हो रहे प्रदर्शनकारियों पर रबर बुलेट से निशाना साधा जा रहा है। अमेरिका के कई शहरों में ऐसे ही प्रदर्शन हो रहे हैं। कोई इसे बदलते अमेरिका की सूरत बता रहा है तो कोई साजिश। आज तक ब्यूरो। अश्वेत नागरिक जॉर्ज फ्लॉयड की पुलिस कस्टडी में मौत का मामला पूरी दुनिया में गर्मा गया है। तमाम देशों में पुलिस की ज्यादती के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं। अमेरिका के तमाम राज्यों में प्रदर्शनकारी सड़क पर हैं। एथेंस में प्रदर्शनकारियों की भीड़ हिंसक हो गई और अमेरिकन एम्बेसी पर बम फेंका। दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश इन दिनों हिंसा और विरोध प्रदर्शनों का सामना कर रहा है। अश्वेत नागरिक जॉर्ज फ्लॉयड की पुलिस कस्टडी में मौत के बाद पूरे अमेरिका में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। लोगों के गुस्से की तस्दीक ये तस्वीरें कर रही हैं। आप न्यूयॉर्क की ये तस्वीरें देख सकते हैं, जहां मेडिकल कर्मियों ने इस मौत के प्रति कैसे नाराजगी जाहिर की। सैकड़ों की संख्या में लोग न्यूयॉर्क के यूनियन स्क्वायर पर जुटे और घुटनों के बल बैठकर अपना विरोध दर्ज कराया। इस दौरान लोगों ने ब्लैक लाइव्स मैटर के नारे भी लगाते नजर आए। तो वहीं कैलिफोर्निया में भी नाराज प्रदर्शनकारी का हुजूम जमा हुआ और सड़कों पर लेटकर ही प्रदर्शनकारियों ने अपनी नाराजगी जाहिर की। पेट के बल जमीन पर लेटे लोगों ने हाथ पीछे कर अपना विरोध दर्ज कराया। प्रदर्शन के दौरान लोगों ने सामाजिक दूरी का भी ध्यान नहीं रखा, जबकि पूरा अमेरिका कोरोना वायरस के डबल अटैक का सामना कर रहा है। जबकि वॉशिंगटन के लिंकन मेमोरियल के बाहर प्रदर्शन कर रहे लोगों का गुस्सा अचानक भड़क उठा
और प्रदर्शनकारियों ने पुलिस वालों पर खाली बोतलों से हमला बोल दिया। इस दौरान प्रदर्शनकारी पुलिस वालों के खिलाफ नारे भी लगाते नजर आए। तो वहीं व्हाइट हाउस के बाहर अब भी प्रदर्शनकारी जमा हैं, जबकि वहां सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। हम आपको बता दें कि 25 मई को मिनेसोटा में अश्वेत जॉर्ज फ्लॉयड की पुलिस हिरासत में मौत हुई थी। महज $20 के जाली नोट चलाने के आरोप में जॉर्ज को पकड़ा गया था और एक पुलिस वाले ने उसे जमीन पर गिराकर उसकी गर्दन को पांव से तब तक दबाए रखा जब तक कि उसकी मौत नहीं हो गई। इसी घटना से अमेरिका में भारी उबाल है। न सिर्फ अश्वेत समुदाय के लोग बल्कि श्वेत भी इसे लेकर सड़कों पर हैं। आज तक ब्यूरो।